आज दिल्ली में हुए हिंसा को 3 दिन हो गए हैं और हम लगातार आपको पिछले 3 दिनों से इस हिंसा का अपडेट दे रहे हैं। और आज हमारी कोशिश ये है कि हम आपको 3 बिंदु के माध्यम से ये बताएं कि इन 3 दिनों में हिंसा के बाद अब तक क्या कुछ हुआ है। हमारा पहला बिंदु है कि किसान हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया है और किन लोगों पर कार्रवाई शुरू की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या इस हिंसा के बाद अब किसान का जो हड़ताल पिछले 2 महीने से चल रहा था वो अब खत्म हो गया है, और क्या जो किसान हड़ताल पर बैठे थे वो अपना सामान लेकर घर जा चुके हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस हिंसा को आम जनता किस हिसाब से देख रही है और क्या हमारे देश की जनता इस हिंसा का समर्थन कर रही है या फिर इसका विरोध कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम वन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, आज अपने पहले खबर के माध्यम से हम आपको दिल्ली में हुए किसान हिंसा का अपडेट देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले बिंदु की, जो है कि इस हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया है। इस सवाल का जवाब यह है कि पुलिस ने कुल 13 धारा के तहत अब तक 25 एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें 37 से अधिक किसान नेताओं का नाम है, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, बूटा सिंह, दर्शन पार और बलबीर सिंह राजेवाल का नाम भी शामिल है। यह एफआईआर दिल्ली के समयपुर बादली में दर्ज किया गया है और एफआईआर के बाद कल पुलिस ने मामले को लेकर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके तहत इन सभी किसान नेताओं का पासपोर्ट पुलिस जब्त करेगी। वहीं अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो अब तक पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 50 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है ताकि पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। इसके अलावा 25 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एएन श्रीवास्तव के मुताबिक करीब 400 से अधिक पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इनसे मुलाकात भी की है। सुरक्षा की वजह से अब भी लाल किला और जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के गेट को बंद रखा गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी 31 जनवरी तक लाल किले को बंद रखने का आदेश दिया है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो है कि क्या इस हिंसा के बाद अब तक जो हड़ताल चल रहा था क्या वो खत्म हो गया है। इसका जवाब यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के सटे क्षेत्रों में किसान धरना देने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन जब से ये हिंसा हुई है उसके बाद से अधिकतर जगहों से किसान उठकर अपने घर चले गए हैं और अभी जहां पर किसान बैठकर धरना दे रहे हैं वहां पुलिस या तो बोलकर समझाकर या फिर जबरन खाली करवाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी के मुताबिक कई जगहों से किसानों ने खुद ही अपना धरना समाप्त कर लिया है, तो वहीं यूपी गेट पर अभी भी कुछ किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और इन सबको हटाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बल वहां पर पहुंची है। पुलिस ने यहाँ पर खाना और पानी के सप्लाई को भी बंद कर दिया है और यूपी गेट पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत को 3 दिनों का नोटिस भी भेजा गया है। हालांकि कल राकेश टिकैत मीडिया से बात करते करते अचानक रोने लगे। इसके अलावा जहां जहां स्थानीय जगहों पर किसान धरना दे रहे हैं उन्हें भी पुलिस लगातार वहां से हटा रही है। हमारा तीसरा बिंदु है कि हमारे देश के लोग इस हिंसा को लेकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। इसका जवाब यह है कि जिन लोगों ने नजदीक से इस हिंसा को देखा है उनमें से अधिकतर लोग इस हिंसा का विरोध कर रहे हैं और इसके विपरीत वैसे भी लोग हैं जो इस किसान हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। खुद किसान नेताओं ने भी जो 1 फरवरी को बजट पेश करने के दिन होने वाले संसद मार्च को रद्द कर दिया है। वहीं गुरुवार को कुछ स्थानीय लोगों के एक समूह ने सिंघू बॉर्डर पर जमा होकर सरकार और पुलिस प्रशासन से उस क्षेत्र को खाली करवाने की मांग की है। हालांकि हिंसा के बाद अभी सरकार ये कह रही है कि वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि किसानों को शुरू से बातचीत नहीं चाहिए। उनकी मांग सीधा ये है कि जो कानून पारित हुआ है उसको सरकार रद्द करे। अब दूसरी खबर, बिहार के वैसे किसान जिन्होंने सहकारी बैंकों से लोन लिया है उनके लोन के इंटरेस्ट यानी कि सूद पर सरकार ने 90% छूट देने का निर्णय लिया है और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को बैंक में एप्लीकेशन देना होगा। इस योजना को 15 दिसंबर से ही बिहार के सहकारी बैंक में लागू कर दिया गया है और 31 जनवरी तक आवेदन देने वाले किसानों को उनके सूद पर 90% का छूट मिलेगा। हालांकि जो किसान फरवरी में इस एप्लीकेशन को जमा करेंगे उन्हें भी 80% का लाभ मिलेगा और माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत लोन लेने वालों के साथ साथ डिफॉल्टर पैक्स वाले भी ले सकते हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस योजना की मदद से लोन लेने वाले किसानों को मूलधन के साथ सूद के बकाया राशि में
मात्र 10% का भुगतान करना पड़ेगा। विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने बुधवार को इस योजना की समीक्षा की है और इस समीक्षा के बाद बैंक में जितने भी एनपीए खाता धारक हैं उन्हें भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। एनपीए में उन खातों को बैंक डालती है जिन्होंने लोन तो लिया होता है लेकिन पिछले 90 दिनों में उस खाते से ब्याज का भुगतान नहीं होता है। बिहार में करीब 4 लाख किसान सहकारी बैंक से लोन लेते हैं और इनमें से आधे का अकाउंट एनपीए हो चुका है, जिसकी वजह से करीब 300 करोड़ की राशि इन खातों में फंसी हुई है। इसके अलावा करीब 56,000 खाता धारकों को भी एनपीए का नोटिस बैंक ने भेजा है और इन खातों की वजह से करीब 563 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इसलिए बैंक ने अपना डूबा हुआ पैसा वसूलने के लिए लोन को माफ करने का निर्णय लिया है। अब तीसरी खबर औरंगाबाद जिले से आ रही है, जहां एक एसएचओ को निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इतना ही नहीं, विजिलेंस की टीम जब एसएचओ मनोज कुमार को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब वहां खड़े लोगों ने भी एसएचओ पर अपना हाथ साफ कर लिया और इसके बाद जब विजिलेंस की टीम ने फटकार लगाई तब वहां के लोग शांत हुए। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। कुछ दिन पहले थानेदार मनोज कुमार ने एक कारोबारी से गिट्टी से लोड गाड़ी को हाईवे को पार करवाने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस बात से नाराज गिट्टी कारोबारी ने निगरानी की टीम को इस बात की शिकायत की थी। निगरानी की टीम ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और मुख्यालय के आदेश पर आरोपियों की जांच और पूरे मामले की पड़ताल के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। बाकायदा इसके लिए निगरानी की टीम ने गोह थाना में एक पूरा जाल बिछाया। इसके बाद गिट्टी कारोबारी को निगरानी की टीम ने पैसे लेकर वहां पहुंचने के लिए कहा और जैसे ही कारोबारी वहां पैसा लेकर पहुंचा वैसे ही टीम ने वहां पहुंचकर थानेदार मनोज कुमार को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई को निगरानी की टीम ने उसी थाने में अंजाम दिया है और पकड़ने के बाद अधिकारी एसएचओ मनोज कुमार को कॉलर पकड़कर वहां से घसीटते हुए ले गए। आपको बता दें कि एसएचओ मनोज कुमार की गोह थाने में 1 साल पहले ही पोस्टिंग हुई थी। मनोज कुमार पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे थे कि वो हाईवे पर भारी वाहनों से वसूली करता है और कल उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब चौथी खबर, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार परिणाम आने के बाद से अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और इसे लेकर अब तक सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता बयान देने से बच रहे थे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक घोषणा की है। जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का विस्तार विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सत्ता के सहयोगी दलों में किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है, इसलिए विधानसभा के सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और अब तक जो विलंब हुआ है उसे लेकर उन्होंने कहा है कि कभी कभी किसी बात पर सहमति बनने में समय लग जाता है और इसी की वजह से जल्दबाजी में फैसला लेना मुश्किल होता है। अब तक की बात करें तो नीतीश के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार सहित 14 मंत्री हैं और 22 और नए मंत्री को शामिल करने की संभावना है, जिसे लेकर अब तक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था। एक अनुमान यह भी था कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन महीना खत्म हो गया और अब इसका डेडलाइन विधानसभा सत्र तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जदयू के नेता भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और सुशील कुमार मोदी ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। इधर बिहार में शहनवाज हुसैन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब अंतिम और पांचवी खबर, बिहार के वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर बाजार के समीप स्थित एक एक्सिस बैंक के एक ब्रांच से कल दिन के 12:20 पर कुछ युवकों ने 45,54,000 रुपया लूट लिया और ये लूट दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर की गई। 6 अपराधी अपाची बाइक से बंदूक लेकर पहुंचे थे और सीधे बैंक में घुस गए और घुसते ही इन लोगों ने बंधक बनाकर पैसे लूट लिए और बैंक लूटने के बाद ये लोग फिर बंदूक लहराते वहां से निकल भी लिए। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और सभी कर्मचारी का बयान पुलिस ने लिया है और उनके बयान के आधार पर पुलिस सब आगे की जांच में लग गई है। आज इतना ही, धन्यवाद।